सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो मैथ की क्लास में हम लोग जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तरंगों के प्रकार में से कौन सी दूसरों से भिन्न है। आपको बताना है कि जो 4 तरंगे दिए हुए हैं इनमें से कौन सी जो है तीनों से भिन्न है, मतलब 3 जो है एक समान है और एक जो है भिन्न है। तो पहला प्रकाश तरंगे, बी में है एक्स किरणें, सी में है रेडियो तरंगे और ऑप्शन नंबर डी में ध्वनि तरंगे। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित तरंगों के प्रकार में से कौन सी जो है दूसरों से भिन्न है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। ध्वनि तरंगे जो है इन तीनों से भिन्न है। कैसे? क्योंकि जो प्रकाश तरंगे है, एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे है और एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, चुंबकीय तरंगे ये सभी जो है निर्वात में गमन करती हैं। ठीक है, निर्वात में ट्रेवल करती हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, तो इसलिए जो ये है इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोशन से एक न्यूमेरिकल है, जिसमें बोला जा रहा है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, कोई एक गेंद है जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है और फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा 2 सेकेंड पश्चात पकड़ी जाती है। ठीक है, फिर गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, तो हमको निकालना क्या, ऊंचाई निकालना अर्थात एच निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, मोशन से। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहाँ से ये क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, तो एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। कोई यहाँ पे नीचे ज़मीन पे धरती से एक गेंद जो है ऊपर की ओर फेंकी जाती है और जो व्यक्ति फेंक रहा है यहाँ से, वो व्यक्ति 2 सेकेंड के पश्चात पकड़ लेता है, मतलब 2 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ आ भी जाता है फेंकने से आने के बाद। तो टी कितना हो गया हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेकेंड। और नीचे से जब ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ तो रुका होगा तब नीचे आया होगा, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रीच कर गया, तो v क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ पर रुका फिर नीचे आया, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। और मोशन अंडर ग्रेविटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा g आ जाएगा। कितना होता है g का वैल्यू
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जब भी नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो हम लोग जी का वैल्यू कितना में लेते हैं, तो निगेटिव में। तो सभी को ये क्लियर है कि एच हमको निकालना है, वी हमारा 0 है, टी हमारा 2 सेकेंड है और जी क्या हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, हमको एच निकालना है। तो ये कौन से फॉर्मूला पे आएगा, तो मोशन का जो सेकेंड है, ठीक है, मोशन का सेकेंड इक्वेशन है उस पे ही बनेगा। तो मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, तो एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इस पे बनेगा। ठीक है, ये इस पे बनेगा एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला है मोशन का सेकेंड इक्वेशन का, और हमको एच निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ था, टी इजिकल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और v इजिकल टू कितना दिया हुआ था, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमका 9 के ये g कितना आ गया हमारा, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा u हमको नॉन नहीं है तो u निकालना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग u निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इजिकल टू u प्लस जी टी। तो v कितना हमारा 0, u हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और g कितना दिया हुआ -9.8 और गुने में t कितना है 2। तो क्या होगा 0 इजिकल टू यू माइनस कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा -19.6। ठीक है, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, u इजिकल टू क्या हो गया +19.6। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो h हमको निकालना है, u कितना आया हमारा 19.6, t हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, प्लस हाफ g हमारा कितना दिया हुआ -9.8 और गुने में t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना चला जाएगा 4, तो ये 2 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर 19.6 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39.2 आ जाएगा। ठीक है, 39.2। ठीक है, एच इजिकल टू 39.2 प्लस में ये क्या है -9.8 है, गुने में 2 है तो क्या आ जाएगा 19.6। ठीक है, क्या आ जाएगा -19.6। ठीक है, तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 39.2 माइनस 19.6, तो एच इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 19.6 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 19.6 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, तो पहले मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने u का वैल्यू निकाला। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने h का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है ना कि भाप अंगार गैस है। ठीक है, आपको बताना है कि भाप अंगार गैस है। ऑप्शन ए में दिया है CO, बी में दिया है H2, सी में दिया है CO प्लस H2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है CO प्लस H2। तो इसमें आपको बताना है कि भाप अंगार गैस क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि भाप अंगार गैस का फॉर्मूला क्या है। तो भाप अंगार गैस किसको कहते हैं हम लोग, वाटर गैस को। ठीक है, भाप अंगार गैस किसको कहते हैं हम लोग, वाटर गैस को। और वाटर गैस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सभी को जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, तो हमारा वाटर गैस का फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से एक और जब वाटर गैस पूछ लिया तो एक और आप सभी से पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, आप बात करें कोल गैस। ठीक है, कोल गैस, तो कोल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस मीथेन। ठीक है, ये क्या है, तो
तो ये हमारा कोल गैस का फॉर्मूला है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है रेडियम 88 और ऊपर में दिया है 226 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे हमको रेडियम में जो है न्यूट्रॉन बताना है कि कितना होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 138, बी में दिया है 148, सी में दिया है 158 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 168। तो बताइए सभी कोई फाइंड आउट करके कि रेडियम में कितना न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 138। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग साथ में मिलके, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, रेडियम ऊपर में क्या है 226 और नीचे में कितना है 88, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये जो ऊपर में 226 है ये हमारा क्या है, मास नंबर, ठीक है। ये हमारा है मास नंबर या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या। और नीचे में जो ये क्या है हमारा परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर। तो ये है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है हमारा द्रव्यमान संख्या, ठीक है, या फिर मास नंबर में से घटा देंगे हम लोग क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो क्या आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमको, तो 226 दिया हुआ है, ठीक है। और परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है हमको, 88 दिया हुआ है। तो दोनों माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 138 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में E = mc² में c है। यहाँ पर आपको बताना है कि E = mc² जो है, ठीक है, एनर्जी मास रिलेशन। तो इसमें आपको बताना है कि C क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया प्रकाश की तीव्रता, बी में दिया है निर्वात में प्रकाश की तीव्रता, सी में दिया है ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हवा में ध्वनि की तीव्रता। तो चलिए सभी बच्चे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पर सी क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और ये कहाँ का ये इक्वेशन है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एनर्जी मास रिलेशन इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करें हम लोग निर्वात में प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, इसका वैल्यू कितना होता है, एक बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करें हवा में ध्वनि की चाल या फिर हवा में ध्वनि की तीव्रता, तो ये कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यही अगर दे देता कि निर्वात में ध्वनि की तीव्रता या फिर निर्वात में ध्वनि की चाल, तो निर्वात में जो है ना साउंड जो है हमारा ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। निर्वात में हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करता, तो क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि X, ठीक है, ये कोई परमाणु है X, उसमें Z और A है, ठीक है। ये X Z A में Z दर्शाता है। यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो X में A और Z है, तो Z क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु द्रव्यमान, बी में दिया है द्रव्यमान संख्या, सी में दिया है न्यूक्लियॉन संख्या और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परमाणु संख्या। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए, अभी तुरंत बताया है मैंने आपको। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जेड क्या है, तो जेड यहाँ पे हमारा क्या है परमाणु संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है परमाणु संख्या। और यहाँ पर जेड ए क्या है, तो ए है हमारा द्रव्यमान संख्या। अभी तुरंत बताया हमने आपको कि एक्स में जो ये ऊपर आता है ये होता है हमारा द्रव्यमान संख्या और जो नीचे आता है ये होता है हमारा परमाणु संख्या। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हम लोग चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि दूरी का मात्रक जो है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फर्मी, बी में दिया है एंगस्ट्रॉन, सी में दिया है माइक्रोन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टेरेडियन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना कि निम्न में से दूरी का मात्रक कौन सा जो है नहीं है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन जो है हमारा दूरी का मात्रक नहीं है। ठीक है, बात करें फर्मी, एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन, ये सभी हमारे क्या है दूरी के मात्रक है। ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन सभी दूरी का यूनिट है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा डिस्टेंस का, तो ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर। अब बात करें फर्मी की, तो फर्मी क्या है दूरी मापने की सबसे न्यूनतम इकाई। ठीक है, दूरी मापने की सबसे न्यूनतम इकाई। और न्यूनतम बात कर लिए तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है पारसेक। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है, बात करें एंगस्ट्रॉन, तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन हमारा दूरी का नहीं है मात्रक, तो किसका है, तो ये सॉलिड एंगल का है। किसका है, सॉलिड एंगल, ठोस कोण का ये हमारा एसआई यूनिट है। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगी। मतलब अगर किसी वस्तु का जो है मास दोगुना कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, तो उसका काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया आधी, बी में दिया है दोगुनी, सी में दिया है 1/4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि यदि कोई वस्तु का मास हम लोग डबल करते हैं तो उसका काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 mv²। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, आप बात करें क्या कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं के डैश। ठीक है, जब वस्तु का दोगुना करते हैं हम लोग मास, तो क्या आ जाएगा 1/2, मास दोगुना करें तो क्या हो जाएगा 2m गुने में v²। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे है ये 2 को इधर ले आते हैं हम लोग। ठीक है, 2 गुने में 1/2 mv², इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 2 गुने 1/2 mv² है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने में mv², 2 गुने में ke। ठीक है, के सॉरी, तो 1/2 mv² किसका वैल्यू, हमारा ke का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 गुने में ke, तो कितना हो गया उसका ke। ठीक है, ke डैश कितना हो गया हमारा 2k, तो क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात स्कैटरिंग। प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस रंग में जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है लाल, नीला, सी में दिया है लाल और ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ मेरे से लाल ही हो गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि किस रंग में प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। ठीक है, प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा हमारा बैगनी में होता है। यही अगर क्वेश्चन रहता कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे कम किस में होता है, प्रकीर्णन सबसे कम हमारा लाल में होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रकीर्णन न रहकर तरंग धैर्य रहता, पूछता कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो किसका होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारा रेड कलर का होता है। ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किस कलर का होता है, तो हमारा बैगनी कलर का। ठीक है, अगर वेवलेंथ रहता तो उल्टा हो जाता। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, धारा निकालना है, अर्थात करंट निकालना है। क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर कितना वोल्ट है, तो V हमारा कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, और उसमें कितना वाट अंकित है 60 वाट, अर्थात पावर कितना है 60 वाट। ठीक है,
और ये कितना है 12 वोल्ट। तो पूछ रहा है तो इसमें धारा होगी, ऑप्शन ए में दिया है 0.4 एम्पेयर, बी में दिया है 12 एम्पेयर, सी में दिया है 2.5 एम्पेयर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 एम्पेयर। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? आई निकालना, आई इज इक्वल टू वॉट। तो पी वी आई का रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, सभी को याद है? P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है हमारा, हम सभी जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई। और यहाँ पे I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाय V। P हमारा कितना दिया हुआ है? P हमारा 60 दिया हुआ है, V हमारा कितना दिया हुआ है? 12 दिया। 12 से 60 कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो कितना एम्पेयर हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया 5 एम्पेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखे हैं। अब चलिए हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। हमको बताना है कि कौन सा राज्य जो है भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा राज्य है जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारा क्या कहलाता है? भारत का चीनी का कटोरा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश, ये तो हमारे भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछ दिया जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश तो कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ठीक है। और यही ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थार मरुभूमि है। ठीक है। आपको बताना है कि थार मरुभूमि कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात में, बी में दिया है राजस्थान में, सी में दिया है पंजाब में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिहार में। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि थार मरुभूमि जो है कहाँ है। तो वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में जो है हमारा थार मरुभूमि है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। ठीक है। आपको बताना है कि किसको जो है महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारत के राष्ट्रपति को, बी में दिया किसी राज्य के राज्यपाल को, सी में दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन नंबर डी में दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको जो है महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी किसी राज्य के राज्यपाल को जो है बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन चलाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन महाभियोग द्वारा हटा सकता है? तो संसद। ठीक है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा चलाई जाती है जिससे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है ना। आपको बताना है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो हमारे देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया राज्यों के एक संघ, बी में दिया है एक महासंघ, सी में दिया है एक एकात्मक राज्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक परिसंघ। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन हमारे भारत देश के संविधान से पूछा गया है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में सही आंसर बताइए। तो वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा भारत देश को किसके रूप में व्यक्त करता है? तो राज्यों का एक संघ के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है। ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिहार। तो ये तो सभी जानते हैं।
तो चलिए लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार, है ना। हमारा बिहार का जो है साक्षरता दर राज्य जो है ना राष्ट्रीय औसत दर से कम है। बहुत दुख की बात है ना, बहुत दुख की बात है। और यहीं अगर पूछ लिया जाता कि सबसे ज़्यादा कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें भी हमारा बिहार ही आता है। इसको हमको बहुत आगे लेकर जाना है ना, बहुत आगे लेकर जाना है हमको हमारे बिहार को। अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया भारत के राष्ट्रपति, बी में दिया लोकसभा के अध्यक्ष, सी में दिया भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी में दिया भारत के महान्यायवादी। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर ऐसा पूछ ले कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है को स्थगित कौन करता है, तो स्थगित भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं, बुलाते भी राष्ट्रपति ही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर करना है क्वेश्चन को। तो सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आप ठीक है ना, आपको बताना है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया भारत पाकिस्तान, बी में दिया अमेरिका कनाडा, सी में दिया उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है 38वीं समांतर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ। अगर ये पूछे भारत और चीन के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो भारत और चीन के बीच है हमारा मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पश्चिम बंगाल, बी में दिया झारखंड, सी में दिया उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी में दिया छत्तीसगढ़। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, ठीक है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। यही पूछ देता कि हीराकुंड जो नदी घाटी परियोजना अर्थात ये जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना है, तो ये जो हमारा हीराकुंड बांध है ये किस नदी पे बना है? तो महानदी पे बना है। किस पे बना है? महानदी पे। आप चलिए सभी को बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हमारा टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध है हमारा। और ये किस नदी पे बना है? तो भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो चलिए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया डोडो बेटा,
बी में दिया है नीलगिरी, सी में दिया अनाईमुडी और ऑप्शन नंबर डी में दिया कंचनजंगा। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनाईमुडी। और ये कहाँ है, तो केरल में। ठीक है, ये हमारा केरल में है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।